नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग 17 अप्रैल 2021 को आयोजित होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय डिग्री कॉलेज परीक्षा में पूछे जाने वाले सामान्य अध्ययन के संबंध में चर्चा करेंगे। हम लोगों को मालूम है कि अब की बार लोक सेवा आयोग ने प्रश्नों की संख्या घटाकर 150 से घटाकर 120 कर दी है, जिसमें 90 प्रश्न जो है आपके विषयगत होंगे और 30 प्रश्न जो है आपके सामान्य अध्ययन के होंगे। तो उन्हीं सामान्य अध्ययन के एक श्रृंखला को लेकर मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। और ये जो प्रश्न है, अब की इस वीडियो में मैंने जो प्रश्न रखे हैं, यह 2017 में पूछे गए असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा से संबंधित हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अंकों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से विलुप्त संख्या का सही उत्तर चुनिए। तो इसमें हमारा पहला जो है विकल्प है, पहला इन्होंने जो दिया है मॉडल, उसमें है 5, 10, 60 और 75। दूसरा है 3, 6, 36 और हमें ज्ञात करना है क्या है यहाँ पे। तो इसमें हमें ये देखना है कि पहले ये देखते हैं 10 और 60, तो 10 गुणे 60 बराबर 60 हुआ, ठीक। और इधर देख लेते हैं 5, 15, तो 15, 5, 15 आ जाएगा, 15 पचे 75। अब यही श्रृंखला हम इधर देख लेते हैं, तो 6 गुणे 6 बराबर 36 हो गया, तो यहाँ पे भी वही 6 आया। अब इधर 15 आना चाहिए, मतलब 15 से गुणा होना चाहिए। तो 3 में जब हम 15 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 45। तो हमारा सही आंसर होगा विकल्प बी, 45 हमारा सही आंसर है, ठीक है। हमारा दूसरा प्रश्न है, 5 लोगों का औसत भार 2 किलो बढ़ जाता है जब एक व्यक्ति जिसका भार 60 किलोग्राम था उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। इस नए व्यक्ति का भार कितना है? तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें देखना चाहिए कुल कितने व्यक्ति हैं। तो 5 व्यक्ति हैं और नए व्यक्ति के आने पर जो है कुल कितना वजन बढ़ता है, तो 2 किलो बढ़ जाता है। तो हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे, तो कुल कितना आ जाएगा, 10 किलो, ठीक है, 10 केजी आ जाएगा। अब हमें जो है देखना है टोटल भार कितना था, ठीक है, जो व्यक्ति गया है उसका भार कितना था, तो उसका वजन था 60 किलो, ठीक है। तो ये जो 10 किलो आया है तो इसको हम इसमें जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 70 किलो, ठीक है। तो विकल्प डी हमारा सही आंसर होगा। मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ अगर आपका चैनल या वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। हमारा तीसरा प्रश्न है, प्राचीन समय में निम्नलिखित ब्राह्मण परिवारों में से किस परिवार ने समसामयिक शासकों को पराजित किया तथा अपना प्रभुत्व स्थापित किया? हमारा पहला विकल्प है अंगिरस, दूसरा विकल्प है अत्रि, तीसरा विकल्प है भृगु और चौथा विकल्प है पुलस्त्य। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, विकल्प सी। भृगु राजवंश ने जो है ब्राह्मण परिवार था और इन्होंने अपने समसामयिक शासकों को पराजित कर कर जो है भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। अब हमें देखना होगा कि जो है भृगु हैं कौन थे। तो भृगु जो है एक प्राचीन ऋषि थे और इनकी जो 2 पत्नियों का उल्लेख मिलता है, मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ। इनकी कुल 2 पत्नियों का उल्लेख मिलता है। इनकी जो पहली पत्नी थी वह हिरण्यकश्यप का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो वह हिरण्यकश्यप की पुत्री थी, उसका नाम था दिव्या। हिरण्यकश्यप की पुत्री का क्या नाम था, दिव्या था। और दिव्या से कुल 2 पुत्र उत्पन्न हुए, ठीक है, कुल 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उसमें से जो है पहला है काव्य शुक्र और दूसरा है विश्वकर्मा। और दूसरी पत्नी उनकी जो थी उनका नाम था, वो जो पुलोमा ऋषि का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पुलोमा ऋषि उनकी पुत्री थी। किसकी पुत्री थी?
पुलोमारिस की पुत्री थी और उनका नाम था पौलमी। दूसरी पत्नी का नाम था पौलमी। और ये जो पौलमी है, इनके दो पुत्र थे। इनके दो पुत्र थे। एक का नाम था च्यवन, च्यवन ऋषि का नाम आप लोगों ने सुना होगा। दूसरे का नाम था ऋचिक, ऋचिक। ठीक है। तो ये जो है, इसमें जो लंबी कहानी है, हिरण्याकश्यप ने जब अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहा तो भृगु ऋषि ने जो है उनका जो है साथ दिया था। ठीक है। तो उन सबको लेकर इन्होंने जो है पूरे भारत में जो है अपना वर्चस्व स्थापित किया। और इसके लिए जो है इन्होंने भगवान विष्णु ने जब इसका विरोध किया तो भगवान विष्णु को इन्होंने लात भी मारी थी। एक और आपने कहानी सुनी होगी भृगु के विषय में कि जब त्रिदेव मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश में ये हुआ कि कौन श्रेष्ठ है, तो उसका जो पर्यवेक्षक इन्हीं भृगु को बनाया गया था, जिसमें इन्होंने विष्णु जी को जो है सर्वश्रेष्ठ चुना था। ठीक है। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी भृगु। इसमें हमारा जो पहला विकल्प है अंगिरस, अंगिरस का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये लोग जो है जितने इसमें एक्चुअली ऋषि मुनि हैं सब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ही थे, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। तो जो महर्षि अंगिरा थे वह भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। इन्हें प्रजापति भी कहा जाता है, इन्हें प्रजापति भी कहा जाता है। और ऋग्वेद में एक नवा मंडल है, ऋग्वेद का जो नवा मंडल है उसके सृष्टा महर्षि अंगिरा ही हैं। ऋग्वेद के नवे मंडल को और किस नाम से जाना जाता है? सोम मंडल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो कितने पद्य हैं सभी सोम देवता को समर्पित हैं। और इनको जो है, ठीक है, जो अंगिरा ऋषि हैं जिन्हें प्रजापति कहा जाता था, इनके पुत्र का नाम बृहस्पति था। इनके पुत्र का नाम बृहस्पति था जो कि देवताओं के गुरु हैं। ठीक है। इसके बाद जो है विकल्प बी है अत्रि। विकल्प बी है अत्रि। अत्रि का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। और जो ऋग्वेद का नवा मंडल, ऋग्वेद का जो पांचवा मंडल है, ऋग्वेद का पांचवा मंडल है, उसके सृष्टा हैं महर्षि अत्रि। ठीक है। ये भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और इनके कुल 3 पुत्र थे। इनके कुल 3 पुत्र थे। चंद्रमा दत्तात्रेय जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, दत्तात्रेय और दुर्वासा। ठीक है। इनके 3 पुत्र थे और इनकी पत्नी का नाम था अनुसुईया, अनुसुईया, जिन्होंने तीनों देवताओं को जो है पुत्र के रूप में पाला था। ठीक है। और जो पुलत्स्य है, पुलत्स्य आप लोगों को अगर पुलत्स्य वंश का नाम आता है तो रावण का चेहरा जो उसकी छवि हमारे मस्तिष्क में बन जाती है। तो जो पुलत्स्य हैं, ठीक है, एक ऋषि थे, प्राचीन काल में प्रसिद्ध ऋषि थे। उनके 2 पुत्र थे। एक का नाम था विश्रवा और दूसरे का नाम था अगस्त्य। ठीक है। अगस्त्य ऋषि का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, विश्रवा ऋषि का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो विश्रवा के जो है कुल 2 पत्नियां थीं। विश्रवा की कुल 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी का नाम था, ठीक है, कैकसी। पहली पत्नी का नाम था कैकसी। आपने जब रामायण देखा होगा तो सुमाली उनके जो रावण के मामा होते थे, मुख्य उनके मार्गदर्शक भी थे। ठीक है। तो सुमाली एवं ताड़का की पुत्री थी। कैकसी जो है वह सुमाली एवं ताड़का की पुत्री थी। और इससे जो है रावण और कुंभकर्ण पैदा हुए थे। रावण और कुंभकर्ण पैदा हुए थे। और दूसरी पत्नी का नाम था इडविडा। तो जो इडविडा है उससे कुबेर और विभीषण पैदा हुए थे। इडविडा से कुबेर और विभीषण पैदा हुए थे। तो ये हो गया थोड़ा सा पुलत्स्य ऋषि के विषय में हमारा। ठीक है। तो हमारे इसमें चारों विकल्प हो गए, वो हमारा सही आंसर है विकल्प सी भृगु। इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न है द प्रॉब्लम्स ऑफ ईस्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन था? पहला विकल्प जेनिफर लॉरेंस, दूसरा विकल्प लॉर्ड लिटन, तीसरा विकल्प लॉर्ड कर्जन, चौथा विकल्प विंस्टन चर्चिल। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी लॉर्ड कर्जन। इसमें जॉर्ज कर्जन दिया हुआ है। ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन जो है द प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट के लेखक थे। ठीक है। और इसमें जो पहला विकल्प है जेनिफर लॉरेंस, तो जेनिफर लॉरेंस जो है या तो जॉन लॉरेंस होगा
ठीक है। अगर जेनिफर लॉरेंस है तो एक ब्रिटिश अभिनेत्री हैं, यह एक ब्रिटिश अभिनेत्री हैं। लॉर्ड लिटन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। लॉर्ड वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के लिए जो है प्रसिद्ध था, ठीक है। 1876 से 1880 इसका कार्यकाल था, ठीक है। और चर्चिल का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। चर्चिल का नाम आप लोगों ने इसलिए सुना होगा कि 1940 से लेकर 1944 ईस्वी तक जो है इसने ब्रिटिश प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया था। और महात्मा गांधी को इसने अर्धनंगा फकीर कहा था, अर्धनंगा फकीर की संज्ञा दी थी। और इसने कहा था जब पूरी दुनिया जो है हमारे सामने झुक रही है तो हम एक ऐसे कमबख्त बुढ़े के सामने, एक कमबख्त बुढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं। दोनों स्टेटमेंट जो है परीक्षाओं में काफी बार पूछा गया है, ठीक है। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में बाघ गुफाएं किसमें स्थित हैं? पहला विकल्प मध्य प्रदेश, दूसरा विकल्प बिहार, तीसरा विकल्प उत्तर प्रदेश, चौथा विकल्प राजस्थान। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, मध्य प्रदेश। बाघ गुफाएं कहाँ पे अवस्थित हैं? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ? एक जिला है धार जिला, मध्य प्रदेश के धार जिले में अवस्थित हैं। और जो है किस धर्म से संबंधित हैं ये गुफाएं? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। और यहाँ पे एक बाघनी नदी है, बाघनी नदी है, ठीक है। उसी के तट पर जो है ये बाघ गुफाएं हैं। इसकी खोज किसने किया था? बाघ गुफाओं की खोज किसने किया था? तो 1818 ईस्वी में। कब? 1818 ईस्वी में डेंजर फील्ड नामक जो है अंग्रेज ने जो है इसकी खोज किया था। कब किया था? 1818 ईस्वी में। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम बैंकिंग रोबोट का क्या नाम है? भारत के प्रथम बैंकिंग रोबोट का क्या नाम है? पहला विकल्प है लक्ष्मी, दूसरा विकल्प है पूजा, तीसरा विकल्प है वरुण, चौथा विकल्प है परम। तो इसमें हमारा सही आंसर है विकल्प ए, विकल्प ए लक्ष्मी। जो भारत का प्रथम बैंकिंग रोबोट है उसका नाम लक्ष्मी है। 2016 में, ठीक है, इसे चेन्नई में एक शहर है कुंबाकोनम में जो है इसे सिटी यूनियन बैंक, किसके द्वारा? सिटी यूनियन बैंक के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था, ठीक है। और इसमें जो है विकल्प डी है परम हम लोगों को मालूम है कि यह सुपर कंप्यूटर की श्रृंखला है और इसका निर्माण जो है सीडैक के द्वारा किया गया है। यह प्रश्न काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि परम का निर्माण किस संस्था के द्वारा किया गया है। तो इसका निर्माण जो है यह किसके द्वारा विकसित किया गया है? सीडैक के द्वारा विकसित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत का प्रथम व्यावसायिक जलीय रोबोटिक ड्रोन है? तो पहला विकल्प है फोकल, दूसरा विकल्प है डार्नियर 228, तीसरा विकल्प है आइरो ट्यूना, चौथा विकल्प है रुस्तम। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी आइरो ट्यूना जो है भारत का प्रथम व्यावसायिक जलीय रोबोटिक ड्रोन है, ठीक है। कौन है? आइरो ट्यूना। और ये जो है पहला पानी के भीतर काम करने वाला पहला ड्रोन है, पानी के भीतर काम करने वाला पहला ड्रोन है। यह क्या करेगा? पानी के भीतर जो जहाज़ों और अन्य संरचनाओं की वास्तविक समय में वीडियो भेज सकता है। और इसे कब लॉन्च किया गया था? अप्रैल 2018 में इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसमें जो हम और विकल्प है, विकल्प बी है डार्नियर 228। तो डार्नियर 228 जो है यह भारत में निर्मित एक छोटा विमान है, ठीक है। और इसका निर्माण जो है कानपुर एचएएल के द्वारा किया गया है, कानपुर एचएएल के द्वारा किया गया है। और इसमें इसे जो है एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड तटीय जो होते हैं दोनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है।
आप डॉर्नियर 228 को एयरफोर्स में भी आप प्रयोग कर सकते हैं, कोस्ट गार्ड के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, साथ ही साथ जो है इसे यात्री विमान के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। कुल 19 सीटर विमान है यह, कुल 19 सीटर विमान है। हमारा अगला विकल्प है विकल्प डी रुस्तम। रुस्तम जो है यह डीआरडीओ के द्वारा, किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा विकसित या निर्मित एक मध्यम ऊंचाई वाला मानव रहित लड़ाकू हवाई जहाज है। रुस्तम क्या है? मानव रहित लड़ाकू हवाई जहाज। किसके द्वारा निर्मित है? डीआरडीओ के द्वारा निर्मित है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय सेना द्वारा अक्टूबर 2018 में ऑपरेशन समुद्र मैत्री नाम से प्राकृतिक आपदा के कारण राहत एवं बचाव का कार्य चलाया गया? पहला विकल्प इंडोनेशिया, दूसरा विकल्प बांग्लादेश, तीसरा विकल्प ऑस्ट्रेलिया, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए। विकल्प ए इंडोनेशिया जो है अक्टूबर 2016 यहाँ पे दिया हुआ है। अक्टूबर 2016 में जो है इंडोनेशिया में के एक प्रांत है सुलावेसी प्रांत, सुलावेसी प्रांत, ठीक है। सुलावेसी प्रांत में भूकंप और सुनामी से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए जो है भारतीय जो है नौसेना और वायुसेना का एक संयुक्त अभियान जो हुआ था, और उसमें भारतीय वायुसेना के दो विमान, एक था C-130 और दूसरा था C-17, और तीन जो है पानी के जहाज, जिसमें है INS तीर, दूसरा है सुजाता, तीसरा है शार्दुल, ठीक है। यह प्रश्न भी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, तो इनके नाम भी याद रखिए। इनको जो है अभियान में भेजा गया था, वहाँ के प्रधानमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री के मध्य वार्ता के बाद जो है इसे भेजा गया। हमारा अगला प्रश्न है, प्रयागराज कुंभ 2019, ठीक है, से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पहला है मकर संक्रांति 14-15 जनवरी सही है। दूसरा विकल्प है मौनी अमावस्या 4 फरवरी, ये भी सही है। तीसरा विकल्प है बसंत पंचमी 10 फरवरी, ये भी सही है। और माघी पूर्णिमा जो है 15 फरवरी को नहीं मनाया गया था, यह गलत है, बल्कि 19 फरवरी को जो है माघी पूर्णिमा का आयोजन प्रयागराज में किया गया था, ठीक है। और 4 मार्च को जो है महाशिवरात्रि का आयोजन किया गया था, ठीक है। ये जो कुंभ कब से कब तक चला था? 15 जनवरी से कब तक? 4 मार्च तक। 15 जनवरी से 4 मार्च तक चला था, ठीक है। मतलब मकर संक्रांति से लेकर महाशिवरात्रि व्रत तक जो है प्रयागराज महाकुंभ का आयोजन किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, जनवरी 2019 में अवामी लीग की शेख हसीना वाजेद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कितनी बार के लिए बनी हैं? तो पहला विकल्प है पहली बार, दूसरा विकल्प है तीसरी बार, तीसरा विकल्प है चौथी बार, और चौथा विकल्प है 5वीं बार। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, चौथी बार जो है शेख हसीना वाजेद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी हैं, और लगातार तीसरी बार बनी हैं। अगर लगातार पूछ दे तो लगातार ये तीसरी बार बनी है, और कुल संख्या पूछ दे तो चौथी बार। पहली बार जो है वो बनी थी 1996 ईस्वी में, 1996 ईस्वी में बनी थी, और उसके बाद जो 2009 से जो है लगातार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी हुई है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2018 में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में एक सिक्का जारी किया है, वह है कितने रुपए का जारी किया है? पहला विकल्प 200 रुपये का, दूसरा विकल्प 100 रुपये का, तीसरा विकल्प 50 रुपये का, चौथा विकल्प 500 रुपये का। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, 100 रुपये का। अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? 100 रुपये का जो है सिक्का जारी किया गया, ठीक है।
25 दिसंबर को किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी का ही जन्म दिवस मनाया जाता है। और 25 दिसंबर को किस दिवस के रूप में बनाया जाता है? तो सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के शहीद नजीर अहमद ने नवंबर 2018 में आतंकवादियों के साथ लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान किया। उन्हें मरणोपरांत यह सम्मानित किया गया। पहला विकल्प है अशोक चक्र से, दूसरा विकल्प है महावीर चक्र से, तीसरा विकल्प है शौर्य चक्र से, चौथा विकल्प है कीर्ति चक्र से। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, अशोक चक्र से जो है नज़ीर अहमद को जो नवंबर 2018 में जो है सम्मानित किया गया है। ठीक है। और अशोक चक्र जो है यह शांति के समय दिया जाने वाला सबसे बड़ा वीरता पदक है। ठीक ना। और इसके बाद जो हमारा दूसरा विकल्प है महावीर चक्र, तो महावीर चक्र जो है युद्ध के समय का दिया जाने वाला सबसे बड़ा वीरता पदक है। ठीक है। यह अगर देखा जाए तो परमवीर चक्र के बाद, परमवीर चक्र जो सबसे बड़ा जो है पुरस्कार है, और यह परमवीर चक्र के बाद जो है युद्ध के समय सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। विकल्प सी है शौर्य चक्र, विकल्प सी है शौर्य चक्र। तो शौर्य चक्र जो है यह शांति के समय दिया जाने वाला वीरता पदक होता है। इसके बाद विकल्प डी है कीर्ति चक्र। तो कीर्ति चक्र जो है शांति के समय का दिया जाने वाला पुरस्कार है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, शाही परिवार की राजकुमारी उबोला रत्ना अपने देश के निर्वाचन आयोग द्वारा देश की प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए अयोग्य घोषित कर दी गई। वह निम्नलिखित में से किस देश की हैं? पहला विकल्प भूटान से, दूसरा विकल्प नेपाल से, तीसरा विकल्प थाईलैंड से, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, थाईलैंड से जो है यह संबंधित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जनवरी 2019 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित इस्माइल उमर गुलेह निम्नलिखित में से किस देश के नागरिक हैं? पहला विकल्प है घाना, दूसरा विकल्प है सेनेगल, तीसरा विकल्प है जिबूती और चौथा विकल्प है टोगो। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, जिबूती। इस्माइल उमर गुलेह जो है इन्हें जनवरी 2019 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो ये किस देश के हैं? ये जिबूती के रहने वाले हैं। अगर पूछ लिया जाए 2021 में जो है किस विदेशी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, तो वह प्रधानमंत्री थे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को दिया गया है पद्म विभूषण। किस वर्ष का? 2021 का दिया गया है। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारत के हस्तकरघा एवं वस्त्र क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए 28 जनवरी 2019 को आर्टिजन स्पीक कार्यक्रम का आयोजन निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर किया गया? पहला विकल्प एलिफेंटा गुफाएं, दूसरा विकल्प अहमदनगर, तीसरा विकल्प जयपुर और चौथा विकल्प भीमबेटका। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, एलिफेंटा की गुफाएं जो है वहाँ पे 28 जनवरी 2019 को आर्टिजन स्पीक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आर्टिजन स्पीक कार्यक्रम का आयोजन किसने किया था? हस्तकरघा एवं वस्त्र क्षेत्र के द्वारा जो है इसका आयोजन किया गया। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अवस्थित है। अहमदनगर कहाँ है? यह भी जो है महाराष्ट्र में ही है। जयपुर पिंक सिटी राजस्थान की राजधानी है। और भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है और यहाँ से प्राचीनतम चित्रकला का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है। राष्ट्रीय आयुर्वेद का मुख्यालय कहाँ पे है? राष्ट्रीय
आयुर्वेद संस्थान कहाँ पे है? वह जयपुर में है। ठीक है, वह जयपुर में है। हमारा अगला प्रश्न है, हाँ 16वां प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। हमारी सूची फर्स्ट है जिसमें अम्लों के नाम दिए गए हैं और सूची सेकंड है कि स्रोत क्या है, उस अम्ल के स्रोत क्या हैं। तो पहला विकल्प है एस्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल, तो हम सभी लोगों को मालूम है कि एस्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। ठीक है, तो हमारा पहले एस्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरके में पाया जाता है। दूसरा विकल्प है लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? दूध में। तो अगला हो गया 4। इसके बाद है ब्यूट्रिक अम्ल। तो ब्यूट्रिक अम्ल जो है खट्टे दूध में पाया जाता है। तो जो मक्खन होता है तो उसमें ब्यूट्रिक अम्ल सर्वाधिक पाया जाता है, तो आ जाएगा 1। इसके बाद है साइट्रिक अम्ल। तो साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? खट्टे पदार्थों में, फलों में पाया जाता है। आंवला है, नींबू है, संतरा है, इन सभी फलों में जो है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो हो जाएगा 2। तो 3, 4, 1, 2 हमारा सही आंसर है और विकल्प 1 ही ये जो है सही। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक मछली नहीं है? ठीक है, तो पहला विकल्प है रेड फिश, दूसरा विकल्प है कैट फिश, तीसरा विकल्प है डॉग फिश, चौथा विकल्प है जेली फिश। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी। जेली फिश जो है एक वास्तविक मछली नहीं, इसे मछली की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है और ये बहुत ही सुंदर जीव है, लेकिन जितना सुंदर है उतना खतरनाक जीव भी है। हमारा अगला प्रश्न है, कठोर व्यायाम की अवधि में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन पेशियों में चयापचय उप उत्पाद के रूप में होता है? पहला विकल्प ग्लाइकोजन, दूसरा विकल्प प्रोटीन, तीसरा विकल्प वसा, चौथा विकल्प लैक्टिक अम्ल। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, जब हम कोई व्यायाम करते हैं, कुछ करते हैं, तो लैक्टिक अम्ल के कारण जो है हमें थकान का अनुभव होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन है, रंग वर्णांधता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, तो जो वर्णांधता होती है वह पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होती है। यह कथन सही है। क्यों सही है? क्योंकि जो स्त्रियां होती हैं, ठीक है, वह अवाहक होती हैं, केवल इस रोग की केवल वाहक होती है। पुरुष में ही यह रोग प्रायः पाया जाता है। ठीक है, एक्स फैक्टर का वहां पे ज्यादा योगदान है। तो यह कथन सही है कि जो वर्णांधता है, रंग वर्णांधता, जिसे हम लाल हरा अंधापन कहते हैं, लाल हरा अंधापन, क्योंकि इन दो रंगों में जो है इससे पीड़ित व्यक्ति विभेद नहीं कर पाता है। इसको डाल्टोनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो हमारा पहला कथन सही है। दूसरा कथन है विकल्प बी, कथन बी जो है, रतौंधी वृद्ध जनों को होती है, युवाओं को नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि केवल रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी के कारण होती है और जिस व्यक्ति में विटामिन ए की कमी हो जाती है उसमें रतौंधी रोग के होने की संभावना प्रबल हो जाती है। तो बच्चों में भी रतौंधी रोग होता है, वृद्धों में भी रतौंधी रोग होता है। ठीक है, तो कथन बी जो है पूर्णतया गलत है, कथन ए सही है। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन है, ध्वनि तरंगों में ध्रुवण नहीं होता। ध्वनि तरंगों में ध्रुवण नहीं होता, यह कथन सही है। कथन ए सही है। कथन आर है, कारण आर है, ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। नहीं, यह गलत है। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती हैं, इसलिए हमारा कथन ये सही है और कारण आर गलत है। तो हमारा सही आंसर होगा
विकल्प सी ए सत्य है परंतु आर असत्य है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी लगभग 3 मिलियन वर्ष पहले। विकल्प बी है 3.5 मिलियन वर्ष पहले। विकल्प सी है 4 मिलियन वर्ष पहले। विकल्प डी है 4.5 मिलियन वर्ष पहले। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, 4 मिलियन वर्ष पहले जो है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है। कहीं कहीं पर जो है 3.5 मिलियन वर्ष भी मिलता है, लेकिन सही आंसर आपका होगा 4 बिलियन वर्ष पहले। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से हिंद महासागर में कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है? ठीक, तो पहला है जंजीबार द्वीप, दूसरा विकल्प है सेशल्स द्वीप, तीसरा विकल्प है मेडागास्कर द्वीप, चौथा विकल्प है मॉरिशस। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, मेडागास्कर द्वीप जो है कहाँ पे अवस्थित है? हिंद महासागर में अवस्थित है और यह हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। यह जो है अफ्रीका के पूर्वी तट पे, कहाँ पे? अफ्रीका के पूर्वी तट पर है। पूर्वी तट पर स्थित जो है एक द्वीपीय देश भी है मेडागास्कर, ठीक है। और विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर, विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। हमारा विकल्प ए है जंजीबार। तो जंजीबार जो है पूर्वी अफ्रीका तट पर ही अवस्थित हिंद महासागर का एक द्वीपीय देश है। विकल्प बी है सेशल्स। सेशल्स जो है हिंद महासागर में स्थित जो है एक 115 द्वीपों वाला देश है। 115 देशों वाला एक द्वीपीय समूह है। कौन सा? सेशल्स। और अगला है हमारा विकल्प डी मॉरिशस। मॉरिशस जो है यह अफ्रीकी महाद्वीप के तट पर स्थित एक देश है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी अपने बहाव में भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? पहला विकल्प नील नदी, दूसरा विकल्प कांगो नदी, तीसरा विकल्प नाइजर नदी, चौथा विकल्प अमेजन नदी। तो सही आंसर है विकल्प बी। सही आंसर है विकल्प बी, कांगो नदी जो है अपने बहाव क्षेत्र में भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। इसे जैरे नदी के नाम से भी जानते हैं, जैरे या जैरे नदी के नाम से। कहाँ पे नदी बहती है? अफ्रीका में बहती है। कांगो नदी कहाँ पे बहती है? अफ्रीका में बहती है। कहीं कभी पूछ लिया जाता है कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी, तो भारत में ही राजस्थान में है माही नदी, ठीक है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मकर रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी, तो वह भी है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी जिसे घड़ियाल नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी कांगो नदी। तो विकल्प ए है नील नदी। तो नील नदी जो है संसार की सबसे लंबी नदी है। कहाँ पे पाई जाती है? अफ्रीका में पाई जाती हैं। इसका स्रोत क्या है? जल स्रोत क्या है नील नदी का? यह जो विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील, ठीक है, उससे जो है यहाँ पे मतलब उसका स्रोत जो है विक्टोरिया झील ही है। इसके बाद हमारा विकल्प सी है नाइजर नदी। तो नाइजर नदी जो है पश्चिम अफ्रीका की प्रमुख नदी है, पश्चिमी अफ्रीका की प्रमुख नदी है। और तेल की एक प्रश्न आता है, तेल की नदी, तो तेल की नदी यही नाइजर नदी को ही तेल की नदी कहा जाता है। और विकल्प डी है अमेजन नदी। तो अमेजन नदी कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में। अमेजन नदी कहाँ पे बहती है? दक्षिण अमेरिका में बहती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? पहला विकल्प देहरादून, दूसरा विकल्प अहमदाबाद, तीसरा विकल्प हैदराबाद, चौथा विकल्प नागपुर। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए देहरादून। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ पे अवस्थित है? यह उत्तराखंड के देहरादून में अवस्थित है, ठीक है। विकल्प सी है हैदराबाद। तो हैदराबाद में कौन सा जो है संस्थान है? तो वहाँ पे पोषण का राष्ट्रीय संस्थान है। पोषण का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पे है? हैदराबाद में। इसके बाद विकल्प डी है नागपुर। विकल्प डी है नागपुर। तो नागपुर में जो है आप लोगों ने सुना होगा नीरी, नीरी जिसे हम भारतीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान के नाम से जानते हैं, उसका
मुख्यालय यहाँ पे अवस्थित है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक की स्थापना किस वर्ष में हुई? पहला विकल्प 1955, दूसरा विकल्प 1960, तीसरा विकल्प 1965, चौथा विकल्प 1970। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी। विकल्प बी 1960 ईस्वी में, सितंबर 1960 में जो है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, जिसे ओपेक के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? सितंबर 1960 में हुई। यह 13 देशों का एक संगठन है, 13 देशों का एक संगठन है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय वियना है। वियना कहाँ की राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। अगर कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि ओपेक का फुल फॉर्म क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है, यह ओपेक का फुल फॉर्म है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है? विकल्प ए अनुच्छेद 320, विकल्प बी अनुच्छेद 315, विकल्प सी अनुच्छेद 322 और विकल्प डी अनुच्छेद 317। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, अनुच्छेद 317 के द्वारा जो है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों को हटाया जा सकता है। ठीक है, तो हमारा ये जो है विकल्प डी अनुच्छेद 317 है। और इसके बाद अनुच्छेद 320 है। अनुच्छेद विकल्प ए अनुच्छेद 320 में क्या दिया हुआ है? इसमें जो है राज्य लोक सेवा आयोग के कृत्यों में सिविल सेवकों के स्थानांतरण का कार्य सम्मिलित नहीं होता है। यह अनुच्छेद 320 का आता है। अनुच्छेद 315 में है कि संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन होगा। मतलब इस अनुच्छेद में संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 322 में है कि संघ लोक सेवा आयोग का व्यय जो है भारत की संचित निधि पर और राज्य लोक सेवा आयोग का व्यय जो है राज्य की संचित निधि पर भारित होगा। ठीक है, तो यह हमारे जो है सभी अनुच्छेदों के विषय में हो गया। एक प्रश्न आता है कि किस अनुच्छेद के द्वारा जो तहत जो है संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है? तो वह अनुच्छेद 316 में जो है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 317 में पद से हटाए जाने का प्रावधान है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसको अपना त्यागपत्र देते हैं? पहला विकल्प भारत के मुख्य न्यायाधीश को, दूसरा विकल्प लोकसभा के अध्यक्ष को, तीसरा विकल्प भारत के प्रधानमंत्री को, चौथा विकल्प भारत के उपराष्ट्रपति को तथा लोकसभा के अध्यक्ष को इसकी सूचना देंगे। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी। ठीक है, हमारा जो भारत का राष्ट्रपति होता है वह भारत के उपराष्ट्रपति को जो है अपना त्यागपत्र देता है और वह इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न है, इंडियन इनोवेशन इंडेक्स की प्रमुखतः पहल निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा की जाती है? तो पहला विकल्प है नीति आयोग, दूसरा विकल्प है सेबी, तीसरा विकल्प है आरबीआई, चौथा विकल्प है सीएसओ। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, नीति आयोग। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? घोषणा तो हुई थी 15 अगस्त 2014 को और 1 जनवरी 2015 से यह जो है लागू हुआ। मतलब नीति आयोग की स्थापना कब हुई?
1 जनवरी 2015 को। इसके पहले जो है यह योजना आयोग के नाम से जाना जाता था और इसका अध्यक्ष जो है भारत का प्रधानमंत्री होता है। विकल्प बी है सेबी। विकल्प बी है सेबी। सेबी मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है इसका फुल फॉर्म होता है, जिसे हिंदी में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहा जाता है। इसकी स्थापना जो है 12 अप्रैल, कब 12 अप्रैल 1988 को की गई थी, लेकिन इसे वैधानिक मान्यता 1992 ईस्वी में प्राप्त हुई। इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? अजय त्यागी जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसके बाद जो है विकल्प सी है आरबीआई। तो आरबीआई को मालूम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है, भारत का एक केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, और इसका प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाए, स्थापना भी पूछा जाता है, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। और शक्तिकांत दास जो है वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। और वे जो अगर देखा जाए क्रम में तो 25वें क्रम के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष का मतलब यहाँ पे गवर्नर से है। इसके बाद जो है अगला है सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जिसे कहा जाता है, और इसकी स्थापना हुई थी 2 मई 1951 को। 2 मई 1951 को सीएसओ की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा की गई है? पहला विकल्प है 1 बार, दूसरा विकल्प है 2 बार, तीसरा विकल्प है 4 बार, चौथा विकल्प है कभी नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, कभी नहीं। अभी भारत में कभी भी जो है अनुच्छेद 360 का प्रयोग नहीं किया गया है, जो कि वित्तीय आपात से संबंधित है। हमारा 30वां एवं अंतिम प्रश्न है, वह सारणी जो अंकों को तथा उनकी होने की बारंबारता को दर्शाती है वह कहलाती है? तो हमारा सही पहला विकल्प है आंकड़ा सारणी, दूसरा विकल्प है अंकों की सारणी, तीसरा विकल्प है आवृत वितरण सारणी और चौथा विकल्प है सांख्यिकी सारणी। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, आवृत वितरण सारणी जो है बारंबारता को दर्शाती, किसके? अंकों को होने वाली बारंबारता को दर्शाती है। तो मित्रों, आज की वीडियो में मैंने कुल 30 प्रश्नों को रखा था और ये सभी प्रश्न जो है असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय डिग्री कॉलेज 2017 से संबंधित है और निश्चित रूप से जो है इससे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। हो सकता है 1-2 प्रश्न इस प्रश्न पत्र से पूछ लिया जाए, लेकिन फिर भी जो है हम लोगों को कम से कम इसका ये आइडिया हो जाएगा कि जो 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन के पूछे जाएंगे उसका पैटर्न क्या होगा और किस किस पोर्शन से कितने कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसकी आइडिया हमें हो जाएगी। और यह एक मेरा छोटा सा प्रयास है और यह उम्मीद करता हूँ कि यह प्रयास जो है आप लोगों को समझ में आएगा और अपनी प्रतिक्रिया जो है आप कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे। और इसका जो है नेक्स्ट पार्ट लेकर मैं आप लोगों के समक्ष अति शीघ्र उपस्थित होऊंगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।